नमस्कार साथियों, आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक मशीन का एमसीक्यू। ठीक है, इलेक्ट्रिक मशीन का एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पार्ट वाइज डिवाइड किए हैं। जिसमें पहला फर्स्ट पार्ट रहेगा डीसी जनरेटर से रिलेटेड क्वेश्चन। किससे रहेगा? डीसी जनरेटर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा और बहुत ही बेहतरीन से देखेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन जो है, और हाँ एक बात और इम्पोर्टेंट, ये ना हर एक एग्जाम में, हर क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है, आप इसे देख सकते हैं। कहीं ना कहीं एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन कैन बी रिड्यूस बाय। जो आर्मेचर रिएक्शन के क्रॉस चुंबकन प्रभाव को कैसे कम कैसे किया जाता है। तो इसमें देखेंगे 4 ऑप्शन आपको मिलेगा। मेकिंग पोल शू फ्लैट फोर्स, दूसरा ऑप्शन है मेकिंग द मेन फील्ड एम्पियर टर्न लार्जर कंपेयर टू द एम्पियर टर्न। तीसरा है सी ऑप्शन इंक्रीजिंग द फ्लक्स डेंसिटी अंडर वन हाफ ऑफ द पोल कीपिंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ जनरेटर इन द सेम डायरेक्शन। तो इसका ऑप्शन जो हमारे पास होगा वो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। तो आर्मेचर रिएक्शन जो क्रॉस चुंबकन है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कैसे कम करते हैं? मेन फील्ड को ना एम्पियर टर्न बड़ा रखते हैं एज कंपेयर टू आर्मेचर एम्पियर टर्न से मेन फील्ड के एम्पियर टर्न को क्या कहते हैं? बड़ा रखते हैं। किसको कम करने के लिए? आर्मेचर रिएक्शन के क्रॉस मैग्नेटाइजिंग को कम करने के लिए। किसको? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग को कम करने के लिए। ठीक है, एम्पियर आर्मेचर रिएक्शन को क्रॉस मैग्नेटाइजिंग को कम करने के लिए ये होती है। और यदि ये ऑप्शन में ना अवेलेबल हो तो एक और ऑप्शन होती है आर्मेचर रिएक्शन के क्रॉस मैग्नेटाइजिंग को कम करने के लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग के द्वारा भी कम कर देते हैं। किसके द्वारा? कंपनसेटिंग वाइंडिंग के द्वारा भी हम लोग कंपनसेटिंग वाइंडिंग के द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं? आर्मेचर रिएक्शन के क्रॉस मैग्नेटाइजिंग को कंपनसेटिंग वाइंडिंग के द्वारा भी रिड्यूस किया जा सकता है। यदि ये ऑप्शन में न रहे तो ये वाली ऑप्शन रहेगी जो मेन फील्ड का एम्पियर टर्न रहता है ना, आर्मेचर के एम्पियर टर्न से क्या रखते हैं? बड़ा रखते हैं। ठीक है ना, क्या रखते हैं? बड़ा रखते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें देखते हैं। इसमें लिखा है 500 किलोवाट 500 वोल्टेज 10 पोल डीसी, ये यहाँ डीसी रहेगा, डीई हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक। डीसी जनरेटर है जो लैप वाइंडिंग, कौन सा वाइंडिंग दिया है? लैप वाउंड आर्मेचर विथ 800 कंडक्टर के साथ दिया है। इफ द पोल फेस कवर 75% ऑफ पोल पिच। ठीक है, तो नंबर ऑफ पोल फेस कंडक्टर इन इच पोल ऑफ कंपनसेटिंग वाइंडिंग विल बी, मतलब पूछा है कंपनसेटिंग वाइंडिंग के प्रत्येक ध्रुव में ध्रुव मुख्य चालकों की संख्या कितनी होगी। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और ये भी एग्जाम में आया है। ये जो एग्जाम में आया है मैं लिख देता हूँ, ESE 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और पूरे एग्जाम में कहीं ना कहीं आया है। तो इसमें पहले देखते हैं कि हमें दिया क्या क्या है। इसमें पहले हम लोग देखते हैं दिया क्या क्या है। P बराबर कितना दिया है? 10 पोल। P बराबर कितना दिया है? 10 पोल। यहाँ दिया है लैप वाउंड। लैप वाइंडिंग जो होती है ना, लैप वाउंड दिया, लैप वाइंडिंग में जो होती है ना, A बराबर P होती है। A बराबर P होती है। ठीक ना, A बराबर P के इक्वल होगी। यदि पोल 10 है तो पोल बराबर 10 है तो A बराबर भी कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। किस कंडीशन में? जब वो लैप वाइंडिंग रहेगा। तो यहाँ लैप वाउंड आर्मेचर दिया है कितनी? 800 कंडक्टर। क्या है? जेड बराबर कितनी है? 800 कंडक्टर है। कितनी है? 800 कंडक्टर है। इफ द पोल फेस कितनी है? 75% है। क्या है? पोल फेस 75% है तो एक क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोल क्या हो जाएगा? पोल आर्क बटा में कितना दिया है? पोल पिच कितनी हो जाएगी? 75% को क्या लिखेंगे? 0.75 लिखेंगे। ठीक है, 0.75 लिखेंगे। कितने लिखेंगे? 75 पर 0.75 लिखेंगे।
तो नंबर ऑफ कंडक्टर पर पोल जो होती है वो जेडसी का एक फार्मूला होती है, क्या लिखते हैं, ए, क्या लिखते हैं, एक जेडसी नंबर ऑफ, देखो क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ, क्या लिखते हैं, कहाँ गया, 1 मिनट, हाँ, नंबर ऑफ क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ कंपनसेटिंग कंडक्टर या कंडक्टर पर पोल की जो फार्मूला होती है ना, जेडसी बराबर जो होती है ना, जेडसी बराबर जेड अपान 1 इंटू पी, और ए वाली जो फार्मूला अभी हम लोग लिखे हैं ए भी होती है इसके अंदर। तो जेडसी नंबर ऑफ कंपनसेटिंग कंडक्टर पर पोल जो होती है यही हमको निकालना है, और इसके फार्मूला होती है जेडसी बराबर जेड अपान ए पी, और पोल आर्क बटा में पोल पिच, कितना है पोल पिच, 0.75 यानी 75% दिया हुआ है, कहाँ है, यहाँ पर, ठीक है। तो जेडसी बराबर क्या हो जाएगी, जेड बराबर कंडक्टर की संख्या कितनी है 800, और ए कितनी है 10, और पी कितनी है 10, ए पी 10 क्यों है, क्योंकि जो होती है लैप वाइंडिंग, देखो ध्यान से देखना, मैं कलर चेंज करता हूँ इसका, आप लोग ध्यान से देखना, देखो जो लैप वाइंडिंग होती है ना, ध्यान से देखना, लैप वाइंडिंग जो होती है ना, इसमें ए बराबर पी होती है, समांतर पथों की संख्या ए बराबर नंबर ऑफ पोल की संख्या के बराबर होती है, इसलिए ए पी की वैल्यू सेम है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ पोल 10 है तो ए की संख्या भी 10 होगी, क्योंकि लैप में ए बराबर पी होती है, ठीक ना। और पोल पिच हमारे पास कितना है 0.75, 0 पॉइंट कितनी है 75, जब अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितनी हो जाएगी, देखिए इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो कट गया, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 पचे 40, कितनी हो जाएगी 8 पचे 40, कितनी हुई बच्ची 4, 8 से 56 600, और कितने अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ कंपनसेटिंग कंडक्टिंग पल पोर जो होगी 6 आंसर हो जाएगी, क्या हो जाएगा 6 आंसर हो जाता है, यानी कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग के प्रत्येक ध्रुव में ध्रुव मुख्य चालकों की संख्या जो होगी ना 6 हो जाएगी, नंबर ऑफ कंपनसेटिंग कंडक्टर पर पोल। तो हमारा यहाँ ऑप्शन क्या होगा, डी, ऑप्शन क्या होगा डी। तो उम्मीद है समझ आया होगा। और जो एपी की कहानी है ना, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, जो एपी की कहानी है ना, एपी देखो लैप वाइंडिंग में एक याद रखना, लैप वाइंडिंग में जो होती है ना, समांतर पथों की संख्या ए बराबर नंबर ऑफ पोल पी के इक्वल होती है लैप में। अच्छा वेव वाइंडिंग आ जाएगी ना, लैप वाइंडिंग वेव वाइंडिंग में होती है ए बराबर 2, हमेशा सदैव ऑलवेज। ये भी बेसिक एग्जाम में पूछ लेता है, यदि पोलों की संख्या 10 है और क्वेश्चन में कुछ भी भरमाने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये वैल्यू दे देगा 500 किलोवाट 500 वोल्टेज, ये दे देगा, अब बोल देगा ना समांतर पथों की संख्या ज्ञात करिए लैप वाइंडिंग में, तो नंबर ऑफ पोल की संख्या के बराबर होगी। अब वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या 2 होगी, चाहे नंबर ऑफ पोल कितना भी क्यों ना हो। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ अपन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज कंडीशन ऑफ रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग इन डीसी मशीन। देखना यहाँ ए बी डीसी, ये कुछ मिस्टेक हो गई है, प्रिंटिंग मिस्टेक, ए बी डीसी मशीन है, ए भी एग्जाम में क्या है पूछा हुआ है, ठीक ना, ए भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो पूछा क्या है, रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग 2 होती है, एक होती है प्रोग्रेसिव, क्या होती है प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में क्या होती है, ठीक ना, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में क्या होती है ये देखते हैं। तो प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में होती है ना वाई बी इक्वल टू वाई एफ, ठीक है ना, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में होती है वाई, इसको किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, सब कोई अपने अनुसार डिनोट करता है। तो वाई बी इज ग्रेटर देन वाई पी, ये क्या हो जाएगी प्रोग्रेसिव वाइंडिंग, क्या होगी प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। तो इसका अपोजिट होती है रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग, क्या हो जाएगी रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग, क्या होगी रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। इसमें क्या हो जाएगी y बराबर हो जाएगी वाई एफ इज ग्रेटर देन वाई बी, इसका उल्टा रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग हो जाएगी। तो हमें बाय डिफॉल्ट सिर्फ यदि हम एक याद करें प्रोग्रेसिव का
प्रोग्रेसिव का याद करें, रेट्रोग्रेसिव अपने आप याद हो जाएगी। तो इस रेट्रोग्रेसिव पूछा ना, क्या पूछा है, रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग में क्या है, वाई एफ की वैल्यू ज़्यादा है किससे, वाई बी से। तो इसमें टी से डिनोट किया गया है, वाई को हम ये टी कर सकते हैं, अपने अनुसार होती है, हम अपने अनुसार बताए हैं, लेकिन ऑप्शन में उसके टी लिख दिया है, ठीक ना। तो अब देखो इसमें वाई एफ की वैल्यू ज़्यादा है, तो देखो वाई एफ की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, ये यानी कि ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी वाई एफ की वैल्यू ज़्यादा है। अब वैल्यू ज़्यादा किसको बोलेंगे, देखो जैसे मान लो ना ए है 4, ए है 3, कौन सा ज़्यादा है, ए है, मतलब देखो ये ना, देखो ये ज़्यादा है, इसकी देखो इसकी लेंथ ज़्यादा है ना, तो एक तरीका समझो, ये ज़्यादा हो गई, ठीक ना, एक ही है ना, एक कम हो गया, जैसे ए, तो ये जो वैल्यू है ना, इधर जो वैल्यू लिखेंगे ये ज़्यादा वाली मोर वैल्यू रहेगी, मोर को इंडिकेशन करेगा ये वाली ये यहाँ लेस को इंडिकेट करेगा। तो हम देखेंगे क्या, वाई एफ रेट्रोग्रेसिव में क्या होती है, ज़्यादा होती है, वाई को जगह यहाँ टी लिखा है, यानी कि टी एफ, वाई एफ या ज़्यादा है, और एक को दूसरे को टी बी लिख दिया वाई बी को। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन बी। उम्मीद है समझ आया होगा। तो बी होती है ना, जैसे वाई बी लिखा हो ना, वाई बी जो होती है ना, वाई बी जो होती है ना, ये क्या होती है, बैक पिच, क्या होती है, बैक पिच। और वाई एफ जो होती है ना, फ्रंट पिच होती है, क्या होती है, फ्रंट पिच होती है, क्या होती है, फ्रंट पिच होती है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन जो भी हो 4-5। इसमें पहला क्या क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये भी एग्जाम में आया है, ECSI एग्जाम में 2019 का 9/11 का जो शिफ्ट था उसमें आया था, और हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया है एग्जाम में। इसमें क्या है, एक और हिंदी में कुछ चीज़ें मिस्टेक है, जैसे देखो 1 किलोवाट वाली वैल्यू यहाँ नहीं लिखी हुई है, 6 वैल्यू यहाँ नहीं लिखी है, तो कुछ मिस्टेक मिले तो आप इंग्लिश को फॉलो करना। ए 250 किलोवाट 300 वोल्ट 6 पोल डीसी जनरेटर है, 750 लैप वाइंडिंग यहाँ भी जिक्र है। लैप वाइंडिंग में हम क्या बताए थे, ए बराबर पी होती है, क्या बताए थे, ए बराबर पी होती है, समांतर पथों की संख्या और नंबर ऑफ पोल के इक्वल होती है। तो ए बराबर क्या होती है, पी होती है, किसमें, लैप वाइंडिंग। यहाँ क्या है, लैप वाइंडिंग, लैप वाउंड कंडक्टर, इट इज गिवन ए ब्रश लीड 2.5 एंगुलर, 2.5 क्या दिया है, एंगुलर दिया है, फ्रॉम द जियोमेट्री न्यूट्रल, GN ने दिया है, ठीक है ना। कैलकुलेट आर्मेचर करंट एंड कंडक्टर करंट रिस्पेक्टिवली, यानी कि आर्मेचर करंट, पहले देखो हमें निकालना क्या है, पहले अपन देखते हैं कि निकालना क्या है। क्या पूछा है, आर्मेचर करंट यानी कि IA, और क्या पूछा है, आर्मेचर करंट और करंट चालक धारा, कंडक्टर करंट, यानी एक करंट केवल पूछा है, एक आर्मेचर करंट, एक सिंपल सा कंडक्टर का करंट पूछा है। इसमें अब देखेंगे दिया क्या क्या, देखो पहले देखते हैं, पी दिया है, क्या दिया है, 6 दिया है, 6 दिया है, उसका लैप वाउंड जनरेटर, ठीक है ना, 700 कितनी दी है, पी दिया है, 720 दिया है। तो हमें पावर, पहले आर्मेचर करंट निकालते हैं, आई, तो पी भी दिया है, कितना दिया है, पी दिया है, कितना दिया है, 250 दिया है, ठीक है ना, 250 दिया है। तो पावर की जो फार्मूला होती है ना, P बराबर VIA आपको पहले से पता है, P कितनी दिया है, 250, तो यहाँ से IA निकाल लेंगे, क्योंकि V भी 300 वोल्ट दिया है, तो I निकालेंगे तो ऊपर चला जाएगा P बटा में V। तो P कितनी है आपकी, 300 वोल्ट, कितनी है, 300 वोल्ट, और एक क्या है, 250 किलोवाट, किलोवाट को वाट में बदलेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा 250 गुणे इसमें 3 ऐड कर दो, जीरो, तो कितना हो जाएगा, वाट हो जाएगी, वाट में बदल जाएगा। तो ये हुई वाई, ठीक है ना। एक क्या हुआ, हमने देखो हमने ऊपर नीचे लिख दिया, ठीक है ना, आपने भी ध्यान नहीं दिया, हमने क्या किया, ऊपर नीचे लिख दिया। तो P की वैल्यू ऊपर रहेगी ना, P की वैल्यू ऊपर रखेंगे, ठीक है ना, P की वैल्यू क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे, ठीक है ना। P की वैल्यू कितनी है, 250 गुणे 10⁻³ और 300। देखो फार्मूला मैंने करेक्ट लिखा था, लेकिन थोड़ी बहुत ध्यान इधर उधर हो गए थे, कोई नहीं। P की वैल्यू 250 10⁻³ अपान 300, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, कैलकुलेट करोगे, 2 0 से 2 शून्य कट जाएगी, तो वैल्यू क्या है, ये इसका जो वैल्यू क्या है, तो देखो, और 3 से इसको, 3 से भी अगर इसे काटना चाहे तो क्या करें, 3/24, ठीक है ना, 1 और 0, 3 3 9, 3 3 9, यही आता रहेगा,
ठीक है ना। यही क्या होगा, आता रहेगा, 3 3 3 3 आता रहेगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 दशमलव हटा देंगे तो 1 2 के बाद दशमलव, तो 1 यहाँ फिर दशमलव आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ दशमलव हो जाएगी। तो ये हो गई हमारी आर्मेचर करंट, सिंपल सी आर्मेचर करंट। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो आर्मेचर करंट। अब दूसरी क्या है, कंडक्टर करंट भी निकालना। कंडक्टर करंट निकाल लेंगे तो देखो इसमें कंडक्टर करंट क्या है ना, जो समांतर पथों की संख्या होगी ना, ये समांतर पथों की संख्या होगी ना, क्या होगी, समांतर पथों की संख्या जो होगी ना, समांतर पथों की संख्या जो होगी ना, ए बराबर 6 होगी। क्यों, क्योंकि लैप में जो होती है ना, ए बराबर पी के इक्वल होती है और पोल की संख्या 6 है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ए बराबर भी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है ना, 6 हो जाएगी। तो प्रति समांतर पथों में कंडक्टर चालक होती है, ठीक है ना, पर समांतर पथों में कंडक्टर चालक जो होती है ना, तो जो वैल्यू आई है ना, इसको ए से प्रति समांतर कंडक्टर में जो करंट होगी ना, इसको ए से डिवाइड कर देंगे। क्या हो जाएगी, ए से डिवाइड कर देंगे। मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ थोड़ा जल्दी के लिए, तो कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 से सब डिवाइड करें 138.9 एम्पियर। ये क्या हो गया, राइट आंसर हो गई। तो 833 एम्पियर आर्मेचर करंट और कंडक्टर करंट 138। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। उम्मीद है समझ आया होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसमें क्या है ना, इसमें ऑप्शन ही छूट गया है, ऑप्शन जिसने भी टाइप किया उसने छोड़ दिया है। खैर कोई बात नहीं, हम देखते हैं सॉरी। देखिए सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग ईएमएफ जनरेटेड या पाथ इज गिवन बाय, देखो यहाँ फाई जो है ना, फाई फ्लक्स पोल इन वेबर दिया है, ठीक है ना। जेड जो है ना, टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर जेड से डिनोट करते हैं, और एन जो होती है ना, रोटेशन पर मिनट होती है, ठीक है ना, आर्मेचर रोटेशन इन रिवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, अब देखो एक चीज आपने ध्यान दिया होगा, आपको एक चीज पता लगा, लैप, कहीं ना कहीं लैप का चर्चा बहुत है, लैप वाइंडिंग। तो ये ना रट जाओ आप लोग, लैप में क्या होती है ना, समांतर पथों की संख्या बराबर पोल की संख्या के इक्वल होती है, ए बराबर पी। इसका भी यूज यही होगा, हमने देखा ऊपर का लैप वाइंडिंग में 3 क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन मेरे ख्याल से होगा लैप से रिलेटेड। तो लैप में जो होती है ना, लैप वाइंडिंग ए बराबर पी होती है, और एक वाइंडिंग और होती है आपके पास वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग जो होती है ना, ए बराबर 2 होती है, ऑलवेज हमेशा समांतर पथों की संख्या 2 ही होगी, किसमें, वेव वाइंडिंग में, वेव वाइंडिंग में। और लैप वाइंडिंग किस लिए यूज करते हैं, आगे क्वेश्चन आएगा तो हम लोग करेंगे, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है, डिटेल्स में हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हर चीज़ आता रहेगा। आगे कंपनसेटिंग वाइंडिंग भी आएगा, उसको भी डिटेल्स देंगे जब उस लेवल का आएगा। तो अब लिखेगा ईएमएफ जनरेटर जो ई होती है ना, देखो ईएमएफ जनरेटर जो ई होती है, एक फार्मूला होती है, ई बराबर होती है एन पी जेड 5/60 ए, एन पी जेड 5/60 ए की जनरेटेड ईएमएफ का फार्मूला है। ये इम्पोर्टेंट फार्मूला भी है, तो इसको आप लोग याद कर लेना, एक न्यूमेरिकल में भी काम आएगा। ठीक है, ई बराबर इतना होता है। अब देखो हमसे क्या बोला है, लैप वाइंडिंग, लेकिन लैप वाइंडिंग से रिलेटेड बोल दिया, किससे, लैप वाइंडिंग से। ये तो करेक्ट फार्मूला हमारा हो गया है, ये एकदम राइट आंसर है, ये जो है राइट आंसर है। लेकिन हमसे पूछा लैप के लिए, तो लैप के लिए ना, लैप वाइंडिंग के लिए ना, ए बराबर पी होती है, तो ए के जगह हम लोग यहाँ पी रखेंगे। तो देखो ए के जगह अगर हम यहाँ पी रखें तो ए से ए कट जाएगी ना, मतलब ए वाली ए से ए पी कट जाएगी। क्यों, क्योंकि ए बराबर पी रखेंगे। चलो रख के देखते हैं, एन पी जेड, एन पी, वन मिनट, ए स्टार लिख दिया मैं, ठीक ना, ए की जगह पी लिखेंगे अपन। तो देखो क्या लिखे, एन, एन क्या लिखेंगे, वन मिनट यार कलर नहीं मिल रहा, ठीक है। अब देखो ए बराबर पी रखेंगे, तो एन पी जेड 5/60, ए के बराबर पी रखे या पी की जगह ए रखे, बात है कहिए, पी से पी कट जाएगा, तो पी से पी कटेगा ना, पी से पी कटेगा। देखते हैं क्या आता है, एन जेड 5 बटा में एन पी जेड 5 बनने में 60,
एन पी जेड 5 बटा में क्या आ रहा है 60 आ रहा है। एन पी जेड क्या आ जाएगा जेड 60 वोल्टेज आ जाएगा जनरेटेड ईएमएफ। अब देखो ए आ गया ना, ए हो गया हमारा, ये फार्मूला सही है, ये गलत नहीं है, ये भी सही है। लेकिन जब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या लिखा लैप वाउंड जनरेटर के लिए, मतलब लैप वाइंडिंग जनरेटर के लिए। तो लैप वाइंडिंग में ए बराबर पी होती है। यदि यदि मान लो, यदि दूसरा देखते हैं, यदि इसी में ऐड करते हैं, यदि मान लो इसने पूछ लिया वेव वाइंडिंग की हुई है, वेव वाइंडिंग की हुई है, तब इस फार्मूला का क्या होगा, जो ये फार्मूला है जनरेटेड ईएमएफ, तब वेव वाइंडिंग के लिए क्या होगा। तो ए वेव वाइंडिंग में याद रखना ए बराबर ऑलवेज 2 होती है, ए बराबर हमें समांतर पथों की संख्या 2 होती है, ये याद रखने वाली चीज है। तो जनरेटेड ईएमएफ होगी ना, तो क्या होगी एन पी जेड 5 बटा में 60 है, 60 एक जगह 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगी फार्मूला एन पी जेड 5 मतलब 120, 5 बटा में 120 वोल्टेज क्या हो जाएगी वेव वाइंडिंग के लिए, क्या हो जाएगी वेव वाइंडिंग के लिए। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब वे लैप और वेव आपको याद हो गई होगी। अभी 1-2 क्वेश्चन और आएगा तो उसमें एक और अच्छे तरीके से बता देंगे, ठीक है ना। और आगे देखते हैं, फिर अगला क्वेश्चन है ए डीसी मशीन इन विच सीरीज फील्ड एंड शंट फील्ड वाइंडिंग इन द प्रोजेक्ट magnetic flux in the same direction increase, resultant air gaps increase with also known as। कहा है, पहले ध्यान से देखो, हमको क्या करना है ना, क्वेश्चन को ही देखेंगे। ये भी पूछा है जेई का क्वेश्चन है, ठीक ना, ये भी पूछा किसमें BHPSCL में। तो इसमें देखो हम लोग को बस क्वेश्चन को ना ध्यान से देखना है। ये देखो ये ना डिफरेंशियल कंपाउंड यहाँ आ जाएगा, कुछ उसने गलत लिख दिया, ठीक ना। अब देखो है क्या क्वेश्चन, सीरीज फील्ड क्या लिखा है सीरीज फील्ड, ठीक है ना, सीरीज फील्ड और शंट फील्ड वाइंडिंग, इन दोनों का जो सेम डायरेक्शन है, दोनों का सेम डायरेक्शन है और इंक्रीज जो रिजल्टेंट एयर गैप इंक्रीज हो रहा है, इसे कहते हैं ना कम्युलेटिव कंपाउंड। क्यों? क्योंकि जो सीरीज फील्ड का फ्लक्स होती है और शंट फील्ड का जो फ्लक्स होती है ना, वो एडिटिव नेचर का होती है, तो इसे कहते हैं हम लोग कम्युलेटिव कंपाउंड, क्योंकि ऐड हो रहा है, ठीक ना। जैसे यदि सीरीज का फ्लक्स और शंट का फ्लक्स एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन मतलब विरोध करे, तो इसे कहते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड। क्या कहते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। तो उम्मीद है जब भी ये ऐड होगा ना वो क्या हो जाएगा कम्युलेटिव और अपोज करेगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा तो क्या होगा डिफरेंशियल ही होगा, ठीक है। तो उम्मीद है क्या होगा आपको समझ आ गया होगा। देखो अब सीरीज क्या होगी फ्लक्स निकलेगी, इसीलिए हमें फाई एस से डिनोट किया, इससे कंफ्यूजन की कोई जरूरी नहीं है। अब ये है विच एमंग द फॉलोइंग डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी, कौन सा ऐसा जनरेटर है जो कि डायरेक्टली कन्वर्ट हीट को इलेक्ट्रिक में बदल रहा है, वो है MHD। क्या है MHD, ये क्या होती है मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक जनरेटर। एक ये ना डायरेक्टली हीट को क्या करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है बदलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखो ये भी क्या है ना न्यूमेरिकल। अब देखो न्यूमेरिकल में हमें ये भी BHPSCL जेई का है 2019 बैच 2 का शिफ्ट 2 का। अब इसमें देखते हैं ना, इसमें देखते हैं कि वैल्यू क्या दिया है। देखो एक शंट वाउंड जनरेटर है, रनिंग कर रहा है 800 RPM और EMF जनरेट कर रहा है 200 वोल्ट, फ्लक्स पर पोल मेंटेन कांस्टेंट है, ठीक है ना। और इफ द स्पीड इंक्रीज किया 800 से 1500 और जनरेटर EMF किया 200 से कितना करेगा, है ना। यदि स्पीड को हम 800 से 1500 RPM करते हैं तो जनरेट EMF 200 से कितना करेगा। अब देखना E1 कितना दिया है 800, E2 कितना दिया है
पूछा है हमसे, E2 नहीं दिया है। अब देखो RPM N1 कितना दिया है 800, सॉरी E1 ना, ये ना E2 ये वैल्यू है, जो ये वैल्यू है ना ये 200 रहेगी, ये 200 कितनी है, ये 200 वोल्टेज लिख रहा है ना, मैंने यहीं से लिखना स्टार्ट करते हैं। वोल्टेज कितना E1 का 200 वोल्ट, E2 का निकालना है। N1 कितनी है 800 RPM, और N2 बढ़ा के कर दिया ये 1500 RPM, कितना कर दिया 1500 RPM कर दिया। तो जो फार्मूला होती है वो क्या होती है, क्या होती है, मेरे ख्याल से आप लोग को पता है, जो जनरेटेड EMF होती है ना, एक फार्मूला होती है जनरेटेड EMF, क्या होती है जनरेटेड EMF जो होती है ना, किसके समानुपाती होती है, स्पीड के, स्पीड n के क्या होती है जनरेटेड EMF समानुपाती होती है। ये भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है, जनरेटेड EMF के समानुपाती होती है, ठीक है ना। अब देखना E1, अब इस फार्मूलों को यहाँ अप्लाई करें, देखो E1, कलर चेंज करते हैं यार, रेड लेते हैं, ठीक है ना, E1 बटा में E2 बराबर N1 बटा में N2 हो जाएगा। हमें E2 निकालना है, E2 निकालने के लिए यदि डायरेक्ट यहीं से E2 निकाल सकते हैं, E2 बराबर जो होगी ना, क्या होगी E1 N2 बटा में N1, ठीक है ना। तो E1 जो है ना 200 वोल्ट दिया है, और N2 जो है ना 1500 RPM दिया है, और N1 जो है ना 800 RPM हमको दिया है। तो 2 जीरो से 2 शून्य खत्म। अब ये देखना 2 चौको 8, ठीक ना, और 4 25 चौको 100, 25 गुणे 15 करेंगे तो देखो 15 पचे 75 को 5 7 15 दूना 30 7 30 7 37 375 क्या आ जाएगी वोल्टेज आ जाएगी, क्या आएगी 375 वोल्टेज आ जाएगी। उम्मीद है बहुत सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ है। 375 क्या होगी 375 क्या हो जाएगा हमारा इज द राइट आंसर, क्या हो जाएगी राइट आंसर। अब देखो फिर लैप वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग WIN, W का बीच में स्पेस नहीं रहेगा। लैप वाइंडिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर, इस बार लैप को हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि अब लैप से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक ना। अब देखो ध्यान से देखना, लैप का बहुत सारा जिक्र होगा, तो आज मैं लैप के बारे में अच्छा डिस्कशन करता हूँ। लैप वाइंडिंग क्या है, लैप वाइंडिंग, लैप में A बराबर क्या होता है P होता है, A बराबर क्या होता है P होता है, और वेव में A बराबर 2 होता है, लैप में A बराबर P होता है। और लैप में ना क्या होती है हाई करेंट, लैप के यूज करते हैं ना हाई करेंट एंड लो वोल्टेज के लिए यूज करते हैं, किसके लो वोल्टेज के लिए यूज करते हैं। लैप वाइंडिंग का जो होता है ना A बराबर P होता है, और हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए यूज करते हैं। और दूसरा होती है वेव, दूसरा जो है ना दूसरा हमारे पास होती है क्या होती है वेव, ठीक है ना। दूसरा क्या होती है वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग में देखो क्या होती है A बराबर 2 होती है, याद रखो A बराबर 2 होती है। अब देखो लैप में हाई करंट लो वोल्टेज यूज करते हैं ना, वेव में इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा क्या होगी लो करंट हो जाएगा, हाई को लो कर दो, लो करंट एंड हाई वोल्टेज हो जाएगा। एंड हाई वोल्टेज के लिए क्या करेंगे यूज करेंगे किसका लो के लिए, ठीक है लो के लिए यूज करेंगे। तो इसी तरह है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुझे उम्मीद है लैप वेव तो आपने कंफर्म कर लिया होगा। अब है इन शंट जनरेटर इंटरपोल वाइंडिंग कैरियर्स, मानो शंट जनरेटर में ना जो इंटरपोल वाइंडिंग क्या लेके जाता है तो आर्मेचर करंट को लेके जाता है। किसको लेके जाता है इंटरपोल वाइंडिंग जो होती है किस में लेके जाता है आर्मेचर करंट को लेके जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर क्या होगी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जो शंट जनरेटर का इंटरपोल कॉइल है, याद रखना जो भी शंट जनरेटर है ना, शंट जनरेटर को जो इंटरपोल जो होती है ना इंटरपोल कॉइल होती है ना, इसमें लेके जाता है आर्मेचर करंट को लेके जाता है। किसको लेके जाता है आर्मेचर करंट को, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है सेल के एग्जाम में, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ DC मशीन इज 220 वोल्टेज, कितनी है
220 वोल्टेज। देन बैक ईएमएफ आप मैक्सिमम पावर डेवलप है। देखो बैक ईएमएफ जो मैक्सिमम पावर डेवलप करती है ना, वो वोल्टेज के हाफ होती है, ठीक है ना, वोल्टेज के हाफ होती है। मैक्सिमम पावर डेवलप एक कंडीशन होती है, कंडीशन फॉर जो बैक ईएमएफ होती है ना, क्या होती है, बैक ईएमएफ होती है ना, सप्लाई वोल्टेज की आधा होती है। एक क्या है, कंडीशन ऑफ, 1 मिनट, अब इसे वाले से लिखते हैं, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर डेवलप्ड, ठीक ना। इसका फार्मूला होती है ईबी बराबर सप्लाई वोल्टेज की आधा होती है। क्या होती है, आधा होती है। तो वोल्टेज हमारा 220 दिया है, 220 का तब 2 से डिवाइड करेंगे तो 110 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 110 वोल्ट। 100 कितना आ जाएगा, 110 वोल्ट। हालांकि ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन अगर 110 के करीब यही है, ठीक है ना, या हो सके प्रिंटिंग मिस्टेक हो, लेकिन ये 110 आंसर आएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन लास्ट, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कि क्या होगा। आपको उम्मीद है आया होगा। मैक्सिमम पावर डेवलप के कंडीशन में इतनी होती है, और इफ़िशियंसी की बात करें ना, तो मैक्सिमम पावर डेवलप के कंडीशन में इफ़िशियंसी 50% होती है। ये भी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, तो ये भी पूछ सकता है। मान लो सप्लाई वोल्टेज बैक ईएमएफ का कितना होता है। ये जो सप्लाई वोल्टेज है ना, 1 मिनट मैं इसमें एक डिस्कशन, ये जो सप्लाई वोल्टेज है ना, बैक ईएमएफ का कितना होता है। सप्लाई वोल्टेज V बराबर बैक ईएमएफ का 2 गुना हो जाता है, ठीक ना। तो क्वेश्चन देखो एग्जामिनर के ऊपर है, आपसे कैसे क्वेश्चन को घुमाता है, कैसे पूछता है। पूछेगा तो इसी फार्मूला पर, इससे वाले रिलेटेड से तो घुमा के पूछ सकता है। तब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन केस ऑफ डीसी मशीन इफिशियंसी इज मैक्सिमम। डीसी मशीन में ना इफिशियंसी मैक्सिमम कब होगा। देखो इफिशियंसी, एक क्वेश्चन और बचा है, सॉरी, इसके बाद इफिशियंसी मैक्सिमम कब होगा। देखो इफिशियंसी जो मैक्सिमम होगी ना, जो होती है ना, कॉपर लॉस जो होती है ना, कॉपर लॉस कांस्टेंट लॉस के इक्वल रहेगा ना, कांस्टेंट लॉस का इक्वल रहेगा, तो हमारा क्या होगी, इफिशियंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इफिशियंसी क्या होगी, मैक्सिमम होती है, यानी कि कॉपर लॉस कांस्टेंट लॉस के इक्वल होगा, तो क्या होगी, इफिशियंसी। अब देखते हैं, ये देखो फ्रैक्शन लॉस, कॉपर लॉस, एक ऑप्शन गलत। अब देखो कॉपर लॉस आर्मेचर सर्किट, आर्मेचर सर्किट में क्या होती है, करंट प्रवाहित होती है, आर्मेचर करंट। और कॉपर लॉस क्या होती है, I²R, यानी कि ये आर्मेचर करंट यहाँ आएगा, तो आर्मेचर करंट क्या हो गया, I²R से गुणा करेंगे तो कॉपर लॉस, ठीक है ना। और कांस्टेंट लॉस, कांस्टेंट लॉस, तो देखो एक कॉपर लॉस हो गया और ये कांस्टेंट लॉस। तो ऐसे भी देखना है हमें, कॉपर लॉस इन आर्मेचर सर्किट और कांस्टेंट लॉस। हमारा ऑप्शन बी सही होगा। देखो इसमें कॉपर लॉस फील्ड सर्किट, फील्ड सर्किट में कोई भी कॉपर लॉस नहीं होती है, ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखना है। इसलिए आर्मेचर करंट आइए से मैं यहाँ आपको बताया हूँ, ताकि फील्ड वाले से क्या करना है, कन्फ्यूजन नहीं रहना है, फील्ड वाले से कन्फ्यूजन नहीं रहना है, ठीक है। तो ये रहा ऑप्शन नंबर बी। अब लास्ट ऑप्शन देखते हैं, सॉरी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन बी हो गया ना, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द योक इन ए लार्ज डीसी मशीन इज मेड ऑफ। जो बड़ी डीसी मशीन का जो योग होता है, योक जो होता है ना, कास्ट सिलिकॉन स्टील का बना होता है। किसका, योक जो होती है ना, बड़ी मशीनों का योक जो होती है ना, कास्ट सिलिकॉन स्टील से बना होता है। और यही था आज के कुछ इम्पोर्टेंट, डेली इम्पोर्टेंट MCQ देखेंगे, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ है। और ये वाला एग्जाम में ना DMRC में पूछा है, कौन सी ईयर में पूछा है, 2018 के 3rd शिफ्ट जो हुआ था एग्जाम ना DMRC, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो कई जगह तो एक क्वेश्चन टाइप हो गया है कि कब पूछा है, कई जगह नहीं हुआ है, लेकिन वो भी एग्जाम में पूछा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये रही आज का लेक्चर। और हाँ, अपना रिव्यू दीजिएगा, इसमें मैं क्या और ऐड कर सकता हूँ, कुछ सुझाव हो तो वो भी शेयर करिए, इसमें क्या क्या हम अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आज का लेक्चर के लिए, और बताइएगा कैसा लगा। और फिर अगला क्वेश्चन इससे आगे से शुरू करेंगे, आप कहेंगे थ्योरी भी क्लास शुरू करेंगे, फिर थ्योरी प्लस MCQ उसके साथ।
ऐड कर देंगे 10 जो इम्पोर्टेंट हो थ्योरी से रिलेटेड और जो एग्ज़ाम में आने की संभावना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।